हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा विद शालिनी। आज हम लोग देखेंगे फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखो, मैं अगर बात करूं फिज़िक्स की तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको समझने की बात ये है कि फ़िज़िक्स एक ऐसा पोर्शन है जो बच्चों को या तो बहुत टफ लगता है या बहुत आसान लगता है। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि फ़िज़िक्स में ज़्यादा करके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और जब न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो वो अगर सही होते हैं तो पूरे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। ऐसे में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहले वो टिप्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये है कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो फॉर्मूला लिखना ना भूलें। दूसरा, जब आपका आंसर आता है तो उसमें यूनिट लगाना ना भूलें। और इसके अलावा बात ये होती है कि फ़िज़िक्स में जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो आप ज़्यादा परेशान ना हो उसके लिए कि आप बहुत तरह के क्वेश्चंस रट रहे हो। आपके जो भी आपके पास रेफरेंस बुक्स होती हैं या गाइड्स होती हैं या उनमें से ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, थ्योरी में आप उतने क्वेश्चन कीजिए। न्यूमेरिकल्स आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन थ्योरी क्वेश्चंस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं तो सिर्फ उतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किए हुए हैं। अगर हम अपने टेक्स्ट बुक की या अपने उन चैप्टर्स की बात करें जो हम लोगों ने पढ़ाए थे, तो वो आपको मैं आपकी बुक में से देख के इमीडिएटली बताती जाती हूँ कि जो मुझे लगता है क्या है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत वाले चैप्टर की। सबसे शुरू में आपका वही चैप्टर है, तो विद्युत वाले चैप्टर में आप क्या कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, पहले प्रकाश वाला चैप्टर दिया हुआ है। तो प्रकाश वाले चैप्टर में आपको क्या करना है कि 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे रेखा चित्र। रेखा चित्र मतलब रे डायग्राम। रे डायग्राम पूछा जाता है, तो रे डायग्राम में आपको क्या करना है कि सारे जितने भी रे डायग्राम्स हैं उनको बना बना के थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें लगता है बन जाएंगे पर एग्जाम में वो बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। रेखा चित्र के लिए एक ट्रिक ये भी है कि आप रेखा चित्र के जो टेबल है कि जैसे एफ पे रखने पे कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, या जिस तरह से जो टेबल है मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की थी, आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये जो टेबल है वो आप स्पेशली थोड़ा सा याद रख लें। अगर क्योंकि ये याद हो जाती है टेबल तो हमारा चित्र बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो एक तो आप रेखा चित्र की प्रैक्टिस करें। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण हो या लेंस हो या जो भी आपके सिलेबस में हो, आप उसके रेखा चित्र बना बना के उसकी प्रैक्टिस कर लें। ये बहुत आसान पार्ट है। आपको लगेगा कि अरे हमसे तो नहीं बन रहा है, मैं गारंटी देती हूँ 2 या 3 बार आप लिटरली कोशिश कीजिए। जेन्युइनली एक बार में कोई चीज़ नहीं आती है, 2 से 3 बार कोशिश कीजिए, आ जाएगा। दूसरा इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है कि थ्योरी वाला क्वेश्चन, जैसे आप बोल रहे थे परिभाषा वगैरह। तो परिभाषा वगैरह इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मैं यहाँ पे अगर दूसरी चीज़ लूँगी तो वो लूँगी अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब ये है कि आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि सूर्योदय से पहले हमें सूरज दिखाई देता है, सूर्योदय के बाद दिखाई देता है, उसका क्या कारण है। पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, उसका क्या कारण है। सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। तो इस तरीके से जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसी में एक और चीज़ है कि जो स्नेल का नियम है या अपवर्तन के नियम और परावर्तन के नियम जिन्हें कहते हैं, तो वो जो नियम दे रखे हैं वो नियम भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। बस थ्योरी में तो ये मुझे इंपॉर्टेंट दिखता है, बाकी अनुप्रयोग। या फिर ये भी पूछ सकते हैं उत्तल लेंस या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, आपके में शायद दर्पण है ना, जो भी है, आप उसके यूजेस क्या हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए उत्तल दर्पण के उपयोग क्या हैं, तो वो आप देख लीजिए। अवतल दर्पण के उपयोग क्या हैं वो देख लीजिए, नियम देख लीजिए, उपयोग देख लीजिए और अनुप्रयोग देख लीजिए। कुछ कुछ ऐसे थ्योरी वाला बहुत छोटा सा पोर्शन है। अगेन वही वाली बात है कि जो भी थ्योरी वाली चीज़ें हैं वो आपके चैप्टर के पीछे दी हुई हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इनफ है, उनको पढ़ लीजिए बस आप। तो तीसरा इसमें से पूछा जा सकता है, चूँकि आपके में आँख है, आँख कहेंगे जिसे, या फिर आई वाला जो पोर्शन है, या तो इसका स्ट्रक्चर पूछ लेंगे या फिर इसमें वैसे स्ट्रक्चर कम पूछा जाता है। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ कि देखिए पढ़ने को तो सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आँख का स्ट्रक्चर कम पूछा जाता है। इससे ज़्यादा तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि दूरदृष्टि दोष क्या है और निकट दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका दृष्टि दोष। अनुप्रयोग हो गए, रेखा चित्र हो गई। इसके बाद आपसे आता है न्यूमेरिकल्स की बारी।
तो न्यूमेरिकल्स मैं बोलूँगी कि राजस्थान बोर्ड में इसके न्यूमेरिकल शायद कम ही पूछा जाए, मुझे नहीं लगता कि इसका न्यूमेरिकल पूछा जाना चाहिए। तो अगर मैं इसमें इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखूं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रखूंगी, क्योंकि रेखा चित्र तो आना ही आना है। इसके बाद अनुप्रयोग भी आता ही है, इसे सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है। आई का दृष्टि दोष जरूर कर लेना, क्योंकि ये आसान सा पोर्शन है, आराम से हो जाएगा, आराम से इसमें नंबर मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल को चौथी प्रायोरिटी पे रखा है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम पूछा जाता है इसमें से। अगर आपसे नहीं बनते हैं इसके न्यूमेरिकल तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, बाकी ये चीज़ें थोड़ा सा आप अच्छे से कर लेना, और स्पेशली ये दोनों चीज़ तो अच्छे से कर लेना, ये आसान भी है और इनमें नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है ये दो चीज़। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से करनी है, ठीक है। इसके बाद जो आता है अब आप ये कहो कि मैम रेखा चित्र कौन सा पूछा जाएगा, ये बताना प्लीज़ मेरे लिए तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। अगर उसका इजी पूछने का मन करेगा तो सिंपल 2C पे सॉरी जो आपका होता है C पे पूछ लेगा, क्योंकि C वाला बहुत सिंपल है, बराबर बराबर बनते हैं। थोड़ा कठिन पूछने का मन करेगा तो F और अनंत के बीच में जो सिचुएशन होती है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन हमेशा उल्टी होती है, तो इस तरीके से आपसे ये भी पूछ सकता है। इसलिए मैं ये नहीं बता सकती कि उसका क्या मूड है, ठीक है। तो इसमें प्लीज़ मैं रिस्क नहीं लूँगी कि आप कौन से वाले करते हैं और कौन से नहीं करते। हाँ, अगर आप चित्र बनाने में अभी भी असक्षम हैं, आपसे अभी भी चित्र बनाने में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो टेबल तो याद कर लीजिए। अगर आप उसका आंसर भी सही लिख दोगे ना कि ये यहाँ पे जैसे हमने C पे रखा तो आंसर C पे आया, और जो इमेज बनी वो इक्वल बनी, यानी बराबर की बनी, तो अगर आप इतना याद करके इतना लिख देते हैं ना तो 50% मार्क यहाँ पे आपके सिक्योर हो जाते हैं। तो आप इतनी तो कर ही सकते हैं, आई होप, ठीक है। इसके बाद वाला आता है हमारा विद्युत वाला चैप्टर। अगेन विद्युत में पूछने के लिए या तो छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं 7 या 8, तो 7 या 8 तो मिलती हैं आपको परिभाषा। अगेन यहाँ पे भी सेम बात है, मैंने अभी चेक कर लिया था, चैप्टर के पीछे जो परिभाषाएं दी हुई हैं, जैसे विद्युत धारा की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा, जूल की परिभाषा, विद्युत शक्ति की परिभाषा, प्रतिरोध की परिभाषा, सिर्फ परिभाषाएं, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो परिभाषाएं 6 या 7 परिभाषाएं, और वो सारी की सारी आपको चैप्टर के पीछे गिवन है। तो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस हैं वो, हाँ, वो भी आप एक बार ध्यान देना कि जो भी चैप्टर के पीछे जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसके चैप्टर के पीछे, उनको आप जरूर कर लें, क्योंकि 50% पेपर राजस्थान बोर्ड या किसी भी बोर्ड का तो स्पेशली इनमें से आ जाया करता है। कारण क्या है, क्योंकि जो बोर्ड पेपर बनाने का सोचती है वो ऐसा नहीं है कि सारा टफ बनाए। टफ इसलिए नहीं बनाती क्योंकि सारे बच्चों का लेवल एक जैसा नहीं होता है। आप मान के चलेंगे कि 60 to 70% जो पेपर होता है ना, वो बहुत ही ईजी पेपर होता है, ठीक है। आप बिल्कुल मान के चलें कि 60 to 70% पेपर इजी होता है, और ज़्यादातर उन बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाता है जो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल हो जाएं। दूसरा है कि फिर जब 70% से लेकर 90% का जो पेपर होता है वो मॉडरेट पेपर होता है, यानी कि जिन्होंने थोड़ी भी मेहनत की है, जिन्होंने थोड़ा भी डेडिकेशन दिखाया है, वो इस पेपर को आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं कहूँ आप लोग थोड़ी भी मेहनत करते हैं अपने पेपर में, तो 80 to 90% सिक्योर करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। 90 से लेके 100% का जो पेपर होता है, जैसे अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 90 से लेके 100 नंबर का, यानी 8-10 नंबर के क्वेश्चन उसमें ऐसे मिल सकते हैं आपको। वैसे ये भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, 5 या 6 नंबर 7 नंबर तक के क्वेश्चन इतने होते हैं, वो बहुत टफ होते हैं, यानी वो सिर्फ एक अबव लेवल वाला बच्चा ही उसको अटैम्प्ट कर पाता है। वो डिसाइड करता है कि मेरिट कैसे आएगी, या जो रैंकर्स होते हैं वो कैसे आएंगे, तो वो यहाँ से डिसाइड होता है। तो वो पेपर सिर्फ इतना सा है, बाकी इतना पेपर तो काफ़ी आसान होता है। आप इसको चाहें तो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सालों का एनालिसिस है पेपर का। आप इसे यूँ मत समझिए कि यूँ ही मैंने बोल दिया है, कई साल हो गए हैं, कई सालों से पेपर देख रही हूँ, और विश्वास कीजिए कम से कम 6 से 7 बोर्ड से मैं लगातार जुड़ी हुई हूँ। तो 6 या 7 बोर्ड्स जिनमें मैंने पढ़ाया है या जिन लोगों के पेपर्स मैं एनालाइज किए हूँ, वहाँ पे मुझे ये पैटर्न नज़र आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 7 चैप्टर में परिभाषाएं। अब परिभाषाएं सिर्फ पीछे दी हुई हैं सारी, मैंने आपको बता दी, वो कर लेना। और बस इसमें से दूसरा पूछा जाएगा न्यूमेरिकल। इसका न्यूमेरिकल पूछा जाना श्योर है, इसका न्यूमेरिकल पूछा जाना
इसका न्यूमेरिकल पूछा जाना श्योर है, तो इसमें से आप न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिए। न्यूमेरिकल इसमें से आपका श्रेणी क्रम समांतर क्रम वाला भी पूछा जा सकता है, और इसके अलावा आपका शक्ति वाला भी पूछा जा सकता है, और अगर बहुत ही आसान आ गया तो आई वाला, वी इज इक्वल टू आई आर वाला, या आई इज इक्वल्स टू, जो भी हैं आपके 2-3 फॉर्मूले वी के आई के, वो पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल मैंने आपको एक ही वीडियो में बताए हैं, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इजी से इजी लगे, कुछ ऐसा ना लगे कि न्यूमेरिकल बहुत बड़ा भवंडर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इन दोनों को तैयार कर लीजिए। आप लास्ट सेफ एंड सिक्योर चलना चाहते हैं तो विद्युत धारा जनित्र जो पढ़े हैं वो कर लीजिए, क्योंकि जनित्र का तो आप वीडियो देख के भी लिखोगे ना, अपने मन से अपनी कहानी भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसके सारे शब्द यूज़ करो कि उसने कैसे लिखा है। जो मैंने बोला है, जो मैंने बताया है, अगर आप वैसे भी लिख देते हो तो भी काम चल जाएगा आपका। तो यहाँ पे आता है आपका जनित्र। देखिए ये जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो सबको लेके बता रही हूँ। जो लोग बहुत 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 अच्छे हैं अपनी स्टडीज़ में, वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइएगा। ये मैंने उन बच्चों के लिए भी बताया है जिन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जैसे किसी को बहुत सारे न्यूमेरिकल होते ही नहीं है, तो कम से कम जनित्र तो आप कर सकते हो। और यहाँ केवल 7 या 8 परिभाषाएँ दे रखी हैं, वो भी आप रट सकते हो, तो इतना आप कर लीजिए। न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आता है, एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो आप एटलीस्ट इतना भी लिख दोगे ना। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि एक विद्युत परिपथ है, और उस विद्युत परिपथ में कोई V का मान है वो 500 वोल्ट है, और बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है प्रतिरोध, आपसे पूछा गया है प्रतिरोध क्या होगा। अब मान लेते हैं आपको एग्जाम में आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की और आपको नहीं पता कि इसका सूत्र क्या है, या आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप अगर इतना लिख के छोड़ दोगे, ठीक है, इतना लिख के छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं आधा नंबर मिलता है। और विश्वास कीजिए ये आधे नंबर कलेक्ट करके भी आपके बहुत सारे नंबर कलेक्ट हो जाते हैं। ये तो बहुत इजी था, लेकिन अगर टफ क्वेश्चन में अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट आप एनालाइज करके लिख दोगे, थोड़ी बहुत बातें लिख दोगे उसके आसपास की, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मार्क्स मिल जाएगा। आप ये सोच के मत छोड़ो कि मुझे तो कम आता है, मुझे नहीं लिखना। कम आता है ना, आप कम लिख दीजिए, क्योंकि खाली आप छोड़ोगे। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रही हूँ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इसे ध्यान से सुनना। कि जब आपको क्वेश्चन दिया है, सपोज़ कोई क्वेश्चन आपको लिख के दिया है उन्होंने, अब आपने आंसर लिखा और आपको पता है कि आपको इसमें ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है, और आपने क्या किया, इसको खाली छोड़ दिया। अब मुझे एक बात बताओ, आज मैं अगर एग्जामिनर हूँ और मैं ये कॉपी चेक कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि बच्चा पास हो जाए। लिटरली बहुत सारे टीचर होते हैं जो ये चाहते हैं कि बच्चे पास हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई मज़ा नहीं आता बच्चों को फेल करने में। लेकिन मुझे ये बताओ, जहाँ एक भी शब्द नहीं लिखा होगा, क्या मैं वहाँ नंबर दे पाऊँगी? नहीं, मैं चाहते हुए भी इस बच्चे को पास नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने उससे संबंधित 2-4 बातें लिख दी, आपको थोड़ा बहुत भी पता है, मुझसे पूछा गया है कि प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, लेकिन आपको याद है कि स्कूल में, वीडियोज़ में मैम ने कहीं पे भी आपको बताया था कि कुछ परेशानी आती है इलेक्ट्रॉन को जाने में, या कुछ होता है, वैसा कुछ था। अगर आप वैसी भी कुछ बात लिख देते हो, या प्रतिरोध से संबंधित आपको सूत्र याद है कि भाई मुझे तो केवल ये याद है, मुझे तो याद ही नहीं है प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, लेकिन सूत्र मुझे याद है, आप ये भी लिख देते हो, तो कहीं ना कहीं टीचर को एक गुंजाइश होती है, वो एटलीस्ट आपको आधा मार्क्स तो दे ही देगा। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि आप किसी भी क्वेश्चंस को आधा नहीं छोड़ेंगे। आप किसी भी चित्र को बनाते वक्त, चित्र जब भी आप बनाएंगे तो उसका नामकरण जरूर कर दीजिएगा। अगर नामकरण नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो शायद आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिए। तो यहाँ पे हमें परिभाषा करनी है। माफ़ कीजिए मैं आपको बहुत टाइम दे रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें आपको बताना मेरा फ़र्ज है, इसलिए मैंने बता दिया। परिभाषा है, न्यूमेरिकल्स आपको करने, जिस पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। कौन से चैप्टर में से? विद्युत वाले चैप्टर में से। और जनित्र आप कर लीजिए। जनित्र में सिर्फ आप मोटा मोटा भी करेंगे और चित्र बनाना सीख लो जनित्र का, क्योंकि जब वो चित्र देखेगा ना एग्जामिनर, तो उसके बाद वो थ्योरी नहीं पढ़ेगा। आपका अगर चित्र सही है तो थ्योरी वो नहीं पढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। आप चित्र बनाना इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है हमारा शायद कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति में भी सेम बात बोलूँगी आपको
कि यहाँ पे पूछने के लिए थ्योरी में सिर्फ 2 क्वेश्चन ढंग के हैं। एक तो ऊर्जा का 6 पूछा जा सकता है और एक परिभाषा मान लीजिए, या फिर ये पूछा जा सकता है कि विद्युत के जो आपको दे रखे हैं संयंत्र वगैरह, वैसे वो नहीं पूछेंगे आपको। क्या है ये विद्युत संयंत्र दे रखे हैं, कोयला संयंत्र, परमाणु संयंत्र, ये दे रखे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इनमें से कुछ ज़्यादा पूछने लायक है। आप तो ऊर्जा का संरक्षण याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण, ये याद कर लीजिए। और न्यूमेरिकल्स, पिछली बार भी इसमें से न्यूमेरिकल ही पूछा गया था, इस बार भी न्यूमेरिकल पूछेंगे। हाफ ऑफ mv² वाला सूत्र, mgh वाला सूत्र, और वो जो मैंने बताया था सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 36,000 यानी शक्ति वाला जो सूत्र, सॉरी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा वाला, जो कि हम यूनिट में निकालते हैं, ठीक है। ये इनके फेवरेट क्वेश्चन है, इस पे ये ज़्यादा पूछा करते हैं। स्प्रिंग विस्प्रिंग का क्वेश्चन तो ना आज तक पूछा गया और मुझे भी पता नहीं पूछेंगे कि नहीं, पर ये काइनेटिक ऊर्जा, सॉरी है हाफ ऑफ mv² mgh और विद्युत ऊर्जा को जो हम यूनिट में कैलकुलेट करते थे, वो वाले क्वेश्चन आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, जो लोगों को लग रहा है कि मैं इसे शॉर्ट में बता रही हूँ, हमें क्या पता कौन सा mv² mgh है, तो वो हमारे न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने कार्य ऊर्जा शक्ति के न्यूमेरिकल्स बनाए हैं। वीडियो देखने के लिए अगर आपको नहीं मिलता है तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाके देख लिया करें, वहाँ प्ले लिस्ट में होते हैं, हमारे सारे वीडियोस होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो चैप्टर्स हैं आपके वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, वो उसमें से अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो वो मुझे बता दें, वरना इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी ज़रूरत है आपको, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मुझे बताइएगा, मैं आपको मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।